नासिक में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से गणतंत्र दिन का कार्यक्रम आयोजित किया था, जहां खुद गार्डियन मिनिस्टर गिरीश महाजन मौजूद थे। फ्लैग होस्टिंग हुआ और उसके बाद जब भाषण चल रहा था तो भाषण के दरमियान वो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना भूल गए। इस पर वहां पे जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, वनाधिकारी, वो महिला ने आपत्ति जताई और उनका कहना था कि बाबा साहब का नाम नहीं लिया तो इस पूरे मामले में अब एट्रोसिटी का गुना दाखिल होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने प्रकाश आंबेडकर को फोन लगाया। वे खुद हमारे साथ है। सर, एग्जैक्टली आपकी क्या बात हुई उनके साथ? ये हमारे जो जिला अध्यक्ष चेतन गांगुर्डे है वो वहाँ पर मौजूद थे और उनसे मेरी बातचीत चल रही थी। तब उस फॉरेस्ट ऑफिसर महिला जो है उसको फ़ोन दिया गया और उन्होंने जो घटना वहाँ पर हुई और उन्होंने जो कहा उसी को मुझे उन्होंने दोहराया और यही कहा कि जो गलती हुई है वो गलती मैंने मंत्री जी को बता दी है। तो अब बात कही जा रही है कि ये गंभीर मतलब दिस इज वेरी सीरियस ऑफेंस। तो अगर ऐसा हो तो एट्रोसिटीज में दाखिल होनी चाहिए। जो वहाँ फॉरेस्ट के ऑफिसर भी जिन्होंने आपत्ति जताई वो भी कह रहे कि ऐसा होना चाहिए। क्या हो सकता है? देखिए, जहाँ तक एट्रोसिटी की बात अगर कहूँ तो इसमें एट्रोसिटी नहीं होती है और ना उस पर कानून इजाज़त देता है। एट्रोसिटी जो है वो एक अलग किस्म के क्राइम को लागू होता है। यहाँ जो है वो मंत्री जी ने कार्यक्रम करते समय उनको एक लिखित स्पीच आता है। उस लिखित स्पीच में बाबा साहब का नाम था या नहीं था इसकी किसको जानकारी नहीं, या उन्होंने जानबूझ के उसको स्किप किया ये भी पता होने की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन संविधान के निर्माता जो है और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं उनका अगर इस 26 जनवरी के दिन अगर आप नाम नहीं लेते हो तो मैं मानता हूं कि ये एक गुनाह हो सकता है, क्योंकि आप मंत्री हो। इस बात महाजन अकेला नहीं है, मंत्री महाजन करके है वो, और मंत्री जी की अपनी एक जिम्मेदारी होती है कि जो उन्होंने अदा नहीं की और इसलिए आईपीसी के मुताबिक उन पर गुनाह होता है। एट्रोसिटी का गुनाह तो नहीं होगा लेकिन आईपीसी के अंडर उसका गुनाह होता है और ऐसी भूल करने वाले को देवेंद्र फडणवीस ने अपने मंत्रिमंडल से तुरंत निकालना चाहिए। नहीं निकालेंगे तो हमने कहा कि भैया जो मार्ग है उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि कई बार कई भाषा हम लोग को नहीं आती, लेकिन जिस भाषा आती है उस भाषा का तो हमने सही इस्तेमाल करना चाहिए, सही लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। वो भी दिखाई देता कि नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं तो भी ये मंत्री की जो जिम्मेदारी है इसको ग्राउटिंग करना जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। यह न हो कि कोई भी इलेक्शन लड़े, ये तो लड़ने का सबका अधिकार है, लेकिन मंत्री पद पर बैठने के लिए मैं मानता हूं कि उसकी उतनी सक्षमता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसने अपने आप को उतना सक्षम बनाना चाहिए। उसने डेमोक्रेसी है ये जिसको हम लोग कहेंगे कि टेकन फॉर ग्रांटेड, ऐसा नहीं होना चाहिए। गिरीश महाजन ने जब इस पे खुलासा किया तो उन्होंने कहा, मैं दो तीन चीजें कही। पहली कहा कि चलो मैं संघ परिवार में पला बड़ा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने बाकी सबके नाम ले लिए लेकिन ये गलती से हो गया होगा, ये जानबूझकर नहीं किया था, ये ऐसा कहना है। तो इस पे ऊपर इतना बवाल क्यों मच रहा है? इस तरीके का सवाल उन्होंने किया। सवाल ये है कि वो जिस संगठन से वो आते हैं उस संगठन का और बाबा साहब का रिश्ता जो है वो ध्यान में रखना जरूरी है। हिंदू कोड बिल जब बना था और बन रहा था तब यही जो संगठन के सदस्य है महाजन,
इन्होंने साधुओं का मोर्चा निकाला, इन्होंने महिलाओं का मोर्चा निकाला। आप संगठन की बात करें, पॉलिटिकल पार्टी की नहीं। संगठन नहीं, पॉलिटिकल पार्टी, संगठन की बात कर रहा हूँ। जिस संगठन के वो सदस्य है, मतलब आरएसएस की जो सदस्य है, उनकी पार्टी तो अभी की पार्टी है, उसका तो कोई आगे पीछे है ही नहीं, ना कोई उसकी कोई आइडियोलॉजी है ना कुछ है। संघ की आइडियोलॉजी जो है वही उसको चलाते हैं। तो इस रिश्ते को देखते हुए इस देश की जो जागरूक महिला है वो ये जानती है कि हिंदू धर्म में उनको एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जाता था, एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता था। उनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। उनको अधिकार देने वाले जो है वो हिंदू कोड बिल जो बाबा साहब ने बनाया था उसके मुताबिक इनको अधिकार मिला है और इंसानियत मिली है। तो कई जगह ये हादसा होते रहता है कि महिला जो है वो बाबा साहब का उल्लंघन जहाँ पे होता है, जानबूझ के होता है, वहाँ पर वो अपनी आवाज़ बुलंद करती है और एहसास दिलाती है कि भैया मैं जो हूँ वो बाबा साहब की वजह से हूँ। तो ये मैं मानता हूँ कि जिस महिला ने कहा वो सही कहा, ठीक ढंग से कहा, उसमें कोई आपत्तिजनक ऐसा कुछ है ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। ये जरूर है कि लोग समझते हैं कि वो अधिकारी है और अधिकार को अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। अधिकारी की जिम्मेदारी है कि जिसके लिए उसको जिस अधिकार को अमल करने के लगा उसको वो बंदिश है और उसको वो लागू कर सकती है। बाकी केस में वो भी आज़ाद है। जो अधिकार मंत्री महोदय को है वही अधिकार उसको भी है। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये भी लोगों का कहना है, अलग अलग जगह सोशल मीडिया पे चल रहा है कि प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए था। जिस तरीके का हुआ वो मतलब अपनी बात किसी और तरीके में भी रख सकती थी। देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये जो प्रोटोकॉल फॉलो करने वाले जो सलाह दे रहे हैं ये अभी भी राजा महाराजाओं के कार्यकाल में जी रहे हैं। वो ये भूल गए कि वो खुद राजा है और मंत्री जो है ये सेवक है। डेमोक्रेसी में ये सबसे बड़ा बदलाव आ चुका है कि राजा राजा नहीं रहा और जो राज्य करता है वो राज्यकर्ता नहीं हुआ, वो सेवक हो गया। तो सेवक को बताना कि तूने गलती की है ये राजा की जिम्मेदारी होती है। और जो महिला ने किया वो मेरे ख्याल से वहाँ के कई संगठनों ने करना चाहिए था। डेमोक्रेसी से रिश्ते जो है वो बदल चुके हैं। राजा अभी राजा नहीं रहा, प्रजा जो है वो राजा बन गई है और प्रजा अपने में से एक सेवक चुनती है कि जो राज्य करे, और वो सेवक अगर गलती करता है तो प्रजा को उसको सुनाने का अधिकार है। एक राजनीतिक सवाल है, अकोला ने शरद पवार ने ऐसा क्या किया कि अब वहां की राजनीति और भी थोड़ी इंटेंसिक हो गई है, यहाँ वहां चर्चाएं सब कुछ शुरू है और ऐसा दिख रहा है कि मतलब सब कुछ होने के बाद भी, चुनाव के बाद भी चित्र स्पष्ट नहीं हो रहा। देखिए, एक ही इलाका है महाराष्ट्र में या देश भर में कहूँगा कि जो बीजेपी को सत्ता से रोकने की कोशिश कर रहा है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने उस पर अग्रसर है, कांग्रेस का साथ है, लोकल एनसीपी दोनों जो है उनका साथ है, एमआईएम है उनका साथ है, कुछ इंडिपेंडेंट है उनका साथ है। आज की फिलहाल परिस्थिति अगर बताऊं तो मेरे ख्याल से दोनों बराबर है, 38 पे है। 80 का सभागृह है, इसलिए जिसके पास 41 हो जाएंगे उनका मेयर बनेगा। और हाँ, दोनों भी कोशिश में लगे हैं कि 41 में पहुंच जाए। तो इसी से जो है मैं मानता हूं कि एक राजनीति में गर्माहट है और उस गर्माहट में शरद पवार के नाम से एक बयान आया है। लेकिन मैं
उससे पानी भर घूट कह के मैं पिंच ऑफ सॉल्ट करके मैं विश्वास कम रखने के लिए तैयार हूँ उस पर, क्योंकि वहाँ के लोकल एनसीपी जो है वो हमारे से बातचीत कर रहा है, लोकल एनसीपी बातचीत कर रही है। तो क्या आप कह रहे हैं कि गर्माहट है राजनीति में, तो क्या है गर्माहट इस तरीके के अवसर में बदल जाएगी कि जहां वीबीए और बीजेपी का भी गठबंधन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर हो सकता तो 2014 में हम लोग करते, 20 साल हम लोग उसको विरोध करते आ रहे हैं। तो इसलिए है कि वो बीजेपी आरएसएस जो है मनवादी है, और हम लोगों का जो कार्यक्रम है वो मनवादी को नकारना है, समाज के अंदर से उसको बैन करना है, क्योंकि मनवादी विचारधारा से इस देश का 2500 साल जो है वो कैदी में गया है। सिर्फ मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य हो, अशोका का पीरियड हो, उसी वक्त ये आज़ाद रहा है, और वो भी है जब उन्होंने बुद्ध और महावीर के माध्य को माना, तब जाके वो हो गए। जैसे जैसे महावीर और बुद्ध की विचारधारा कम हो गई, वैसे वैसे ये देश दोबारा गुलाम होते गया। तो ये गुलामी की वजह जो है ये मनुवादी गुलामी की वजह है, और इसलिए हम लोग इस देश को अगर आज़ाद रखना है तो संविधानवादी होना होगा, और उसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आप थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति यानी मायावती और इनका जिक्र कर रहे थे। ठीक है, मैं ये कहूँगा कि मायावती ने अपनी एक रैली बड़ी अच्छी यूपी में निकाली, और उस रैली को अखबार वाले जो है, मीडिया वाले जो है, वो हजम नहीं कर पाए। अरे ये कहाँ से पिछड़ा वर्ग जो है, ये कहाँ से दलित वर्ग है, दोबारा इकट्ठा हो रहा है, अपने आप को सिखा रहा है। तो उन्होंने उस रैली को बदनाम करने के लिए कहा, नहीं इसके पीछे तो योगी जी है। मैं ये सब मीडिया वालों से कहता हूं कि तुम पूरी ताकत लगा मोदी योगी के पीछे, पूरी ताकत लगा। 24/7 महीने भर के लिए योगी की रैली है, योगी की रैली है, योगी की रैली है। सिर्फ जो रैली उत्तर प्रदेश में बीएसपी की हुई, उतनी ताकत आप बता दो। योगी से कहिए कि उतनी रैली उतार के दिखा, नहीं कर पाएंगे वो। देखते पूरी मीडिया और पूरिया लगने के बाद भी अगर वो उतना उतार सकते हैं क्या? चैलेंज है। मीडिया तो वही दिखा रहा है जो ग्राउंड पे हो रहा है। मीडिया जो है वो सबसे चालू मीडिया है और सबसे नालायक मीडिया है, क्योंकि एक किसी की रैली हुई, ठीक है, मानते कि चलो कि 2 मिनट के लिए मानते हो कि मैं मायावती का विरोधी हूं, ये बात सही है, ठीक है, चलिए 2 मिनट के लिए। लेकिन उसने जो रैली करके बताई, मीडिया किसी को भी बताए, मोदी को ले, रैली वोट्स में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही है, तो सवाल तो पूछे जाएंगे। ऐसा है कि कन्वर्ट हो नहीं रही है वो, या ईवीएम मैनिपुलेटेड है। ये तो पूरा कोर्ट सबसे बड़ा पागल कोर्ट है, क्योंकि कर्नाटक के कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने 35 मुद्दे निकाले थे कि जिसमें इस ईवीएम में नुक्स है। वो नुक्स दुरुस्त हुए या नहीं हुए ये सुप्रीम कोर्ट ने देखा है। एक खाली एफिडेविट आया उस पे इलेक्शन कमीशन का, नहीं हमने दुरुस्त कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं इसको। जब टेक्निकली कर्नाटक के हाई कोर्ट में ये ईवीएम मैनिपुलेटेड हो सकती है, जजमेंट दे रहा है, एंड देयर आर 35 डिफेक्ट है इसमें, वो डिफेक्ट रेक्टिफाई हुए नहीं हुए, इसकी बिना जांच करते हुए इलेक्शन कमीशन का एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट करता है मान लें उन्होंने दुरुस्त कर लिए। वी इज द इंडिपेंडेंट बॉडी टू चेक इट। मैं तो चैलेंज करता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि मैं जो कह रहा हूं गलत है करके बताओ। जब एक जजमेंट तुमको जो पहली बार एग्जामिन हुआ, और वो भी जो मैन्युफैक्चरर है ईसीएल
और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भेल, ये दोनों के अधिकारियों को चेक करके उन्होंने 35 इंजीनियर्स आए थे और उसमें 35 मुद्दे जो है ये डिफेक्टिव है करके कहा। किसने देखा है कि वो डिफेक्ट निकाला है या नहीं निकाला है? खाली एक इलेक्शन कमीशन का एफिडेविट जाता है और सुप्रीम कोर्ट उसको मानता ही नहीं, इन्होंने निकाल दिया। वेयर इज द इंडिपेंडेंट बॉडी? बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। दो तीन मुद्दे अहम है जो महाराष्ट्र की राजनीति को लेके है और ऑब्वियसली वो जो आने वाले वक्त में देश की राजनीति में भी रिफ्लेक्ट होंगे, उसी पे बात करने की कोशिश थी हमारे प्रकाश आंबेडकर के साथ। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इनका। आने वाले वक्त में क्या होगा देखना इस सब में अहम पूर्ण रहेगा। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार बाबले, आज तक, पुणे।